हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का, जिसमें पहला चैप्टर है। ठीक है। तो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। ठीक है। तो आज हम रियल नंबर्स देखेंगे, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, रियल नंबर किसको कहेंगे, और फिर हम देखेंगे इसका जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन रहे, उदाहरण का क्वेश्चन रहे, या फिर एक्सरसाइज का, प्रश्नावली का क्वेश्चन रहे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस देखेंगे, और सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाने के बाद हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और इंट्रेंस एग्जाम लाइक पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले रियल नंबर का ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। नेचुरल नंबर शॉर्ट में देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर यानी बोल सकते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, ताकि वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स हो या हिंदी मीडियम का, दोनों के लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, या लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं, दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल में बता रहा हूं। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब है क्या चीज होता है, गिनती करने की संख्या, जो हम लोग गिनती करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, गिनती की संख्या होता है, गिनती की संख्या। ओके, ये ध्यान रखो कि गिनती की संख्या मतलब काउंटिंग नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर भाई, काउंटिंग नंबर, याद रखोगे। बस इतना शॉर्ट में खाली कॉन्सेप्ट याद रखना है। काउंटिंग नंबर जैसे स्टार्टिंग होता है 1 2 3 4 ऐसे करके, राइट। ये बेसिक है, इसको मैं बता रहा हूं ताकि नेचुरल नंबर, ये जो है ना रियल नंबर, इसको मैं कनेक्ट कर पाऊं कि ये वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है। तो पहले हम इन संख्याओं के बारे में जानते हैं पहले से, तो पहले जो जानते हैं उन चीजों से हम धीरे धीरे आगे नया चीज को कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, डायरेक्ट हम यहां से स्टार्ट करें तो हो सकेगा थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सके। ठीक है, तो इसलिए पहले पढ़े चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं हम अभी नए चीजों से। ठीक है, और उसके बाद सेकंड होता है होल नंबर होता है, राइट। होल नंबर, इसको हिंदी से बोले तो पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जिसका स्टार्टिंग 0 से हो। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 0, या लिख सकते हैं हम नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 0। ठीक है, तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 0, प्राकृतिक संख्या भी रहेगा, प्राकृतिक संख्या और साथ में 0। ठीक है, साथ में क्या रहेगा, साथ में 0 रहेगा। 0 मतलब ये शून्य रहेगा, राइट। दैट इज हम कह सकते हैं इसको 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, यहां से यहां तक देखो नेचुरल नंबर ही है, ध्यान देंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर कि नेचुरल नंबर जो होता है ना, उसको हम जनरली एन से, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। अब पूर्ण संख्या ये होल नंबर है, जिसको जनरली हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, मतलब 0 1 2 3 4 होल नंबर होता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भी कुछ नंबर को हम देखते हैं, तो इसको नोट आउट आप करते जाएंगे धीरे धीरे और साथ में। तभी देखो एक दिन खाली बेसिक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन कितना जल्दी बनेगा। बेसिक जितना मजबूत रहेगा ना कॉन्सेप्ट, उतना ही जल्दी कॉन्सेप्ट आगे आप क्वेश्चन बना पाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम थर्ड नंबर में बात करें, तो बात करें यहां पर ये पूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स होता है, इसको जनरली हम लोग जेड से डिनोट करेंगे, या फिर कहीं कहीं देखेंगे आई से डिनोट किया हुआ रहता है, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। उसी तरह नेगेटिव में भी लेंगे, -1 इसी तरफ जा रहे हैं, घट रहे हैं। ठीक है, इधर जा रहे हैं तो घट रहे हैं, -2 -3 ऐसे घटते हुए, इधर भी बढ़ते हुए कहां तक जाएंगे, तो अनंत तक जाएंगे, और इधर भी घटते हुए कहां तक जाएंगे, तो अनंत तक जाएंगे। ठीक है, ये जो सिंबल मैंने लिखा, ये किसका सिंबल है, अनंत का। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो ना, अनंत, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलेंगे इसको। ठीक है, और इधर भी नेगेटिव इनफाइनाइट है, राइट, माइनस में इन्फिनिटी की तरफ। तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको ना, ये है इंटीजर। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ये नंबर है इंटीजर, पूर्णांक, क्योंकि इसके अंदर है ना, ये ध्यान दोगे कि इसके अंदर प्राकृतिक संख्या भी देखने को मिल रहा है। देखो यहां से 1 से लेकर के इधर जाओगे ना, ये देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहां से 0 से अगर बात करोगे, 0 से, तो यहाँ पर होल नंबर भी देखने को मिल रहा है, जो डब्ल्यू से लिखा मैंने, है ना, होल नंबर माने पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी होल नंबर भी देखने को मिल रहा है इधर।
ठीक है, ये ध्यान देंगे। नेगेटिव नंबर भी है, नेचुरल नंबर के साथ नेगेटिव लगा है, ठीक है। तो अब एक चीज और याद रखेंगे कि इंटीजर 3 टाइप का होगा। देखो ये 1 से इधर जाएंगे तो इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, है ना। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ओके। इधर पॉजिटिव इंटीजर हो गया जिसको हम लोग शॉर्ट में से प्लस भी लिख सकते हैं, और इधर नेगेटिव, जैसे -1 से इधर जाएंगे लेफ्ट तरफ, इधर है ना बाएं तरफ, इधर दाएं है, तो यहां पर आपको देखेंगे ये राइट लिख सकते हैं आप, यहां पर राइट है ना, और इधर लेफ्ट है, ठीक है, इधर लेफ्ट है। तो लेफ्ट तरफ नेगेटिव है तो इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव, ठीक है। इंग्लिश से अगर बात करें हम इसको तो नेगेटिव इंटीजर, ओके। इसको ऐसे शॉर्ट में माइनस भी लिख सकते हैं, तो ऐसे सिंबलाइज है। और जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो इंटीजर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जीरो इंटीजर, है ना, जीरो इंटीजर। इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखेंगे, क्योंकि आगे जाकर के अगर कोई मैथ्स पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं और आगे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो आगे जैसे कि 11th क्लास है, 12th है, और हायर क्लास जैसे ग्रेजुएशन एंड IIT या फिर कोई पॉलिटेक्निक पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, जूनियर इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा या फिर कोई इंजीनियरिंग, तो वहां पर आपको मैथ्स हिंदी से कोई नहीं पढ़ाया जाएगा। और जितने भी मैथ्स है या साइंस भी इंजीनियरिंग लेवल में, जो चाहे वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो या फिर कोई BEd BTech वगैरह एग्जाम हो, ठीक है, इंजीनियरिंग, उसमें भी आपको साइंस और मैथ्स ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम से ही। तो इसलिए बोथ लैंग्वेजेस में आप बेसिक को याद रखेंगे, टर्म को लगभग धीरे धीरे छोटा छोटा हो सके, और आगे जाते हुए अगर किसी को इंटरेस्ट होता है मैथमेटिक्स में तो वो चीजें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो मैंने भी बचपन में ऐसा ही करा कि मैंने जितने भी इंग्लिश टर्म है, NCERT हिंदी बुक में भी ब्रैकेट में इंग्लिश टर्म लिख दिया जाता है हर एक क्वेश्चंस का, हर एक मतलब वो टर्म का, तो टर्म को कम से कम आप याद रखेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में, राइट। तो देखिए, तो ये जीरो इंटीजर है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी से अगर बात करें तो शून्य पूर्णांक, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पर इंटीजर का 3 टाइप मैंने बताया जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसमें देखो प्राकृतिक संख्या नेचुरल भी है, होल नंबर भी है, ठीक है। तो ये तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा नंबर हो गया ये, और ये होल नंबर उससे बड़ा है, और इससे भी बड़ा है पूर्णांक, क्योंकि इसमें ये सब तो है, साथ साथ में नेगेटिव वाला भी नंबर देखने को मिल रहा है, राइट। अब हम लोग देखते हैं एक नया नंबर जिसका नाम है ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन परिमेय संख्या के बारे में, तब धीरे धीरे हम रियल नंबर में जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहला बेसिक में दे रहा हूं इसलिए नंबर को देख रहा हूं, बार बार इन चीजों को मैं डिटेल फिर नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक बार पहली बार में डिटेल बताना दायित्व तो बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बात करें 4 नंबर में, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको बोलेंगे हम इंग्लिश से रेशनल नंबर। 9th क्लास में अपन पढ़ा होगा रेशनल नंबर, ठीक है। इसको जनरली हम Q से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ऐसा नंबर, यानी लिख देते हैं ऐसा नंबर जिसे P/Q के रूप में या फॉर्म में, रूप मतलब फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त का मतलब होता है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा संख्या, ऐसा नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर जिसे P/Q के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे रेशनल नंबर कहते हैं, यानी परिमेय संख्या, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, Q से, ठीक है, Q से ध्यान रखेंगे, Q से डिनोट करते हैं, P/Q के रूप में होता है। जैसे बात करें 3/4 -2/5 या फिर 0 भी बोल सकते हैं। देखो क्या है, देखो 0 को हम लिख सकते हैं ना 0/1, ठीक है। जितने भी इंटीजर है सबको बोल सकते हैं, जो इंटीजर है ना ये भी है, ठीक है, ध्यान रखोगे, ये इंटीजर भी है, सभी इंटीजर यहां लिख देते हैं, सभी पूर्णांक यानी इंटीजर क्या है, परिमेय संख्या है ना, Q है, Q सब। क्या कि देखो कुछ भी नंबर लिखोगे आप, 3 लिखोगे, वो पूर्णांक है क्या नहीं,
इसको हम लिख सकते हैं 3/1, किसी के नीचे हम 1 लिख सकते हैं आराम से। और एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ P/Q है, और ध्यान रखेंगे कि नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे है ना, मैंने Q का जो वैल्यू है ना वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। और P और Q दोनों ही पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। देख लो ना ऊपर यहाँ लिखे हैं, तो 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। तो इस तरह का परिमेय संख्या मैंने बताया। अब एक बताते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप नोट करते जाइए, ये जो है आपका नोट्स में बहुत ही कामयाबी रहेगा चीजों को समझने के लिए, और बेसिक है ये। अगर पीछे अगर पढ़े हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भूल भी गए हैं, पढ़े तो हैं ही सब, ठीक है, 6 में 7 में 8 में सब में पढ़े हैं, लेकिन भूल भी थोड़ा बहुत जाते हैं ना, तो फिर रिवीजन हो जाएगा और आपका जो नोट्स है बहुत ही अच्छा हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप भूल गए, इसलिए मैंने चीजों को लिख रहा हूँ। अब हम 5 नंबर में चलते हैं, ये अपरिमेय संख्या, तो यहां पर हम चलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और इसको इंग्लिश से अगर बात करें हम लोग तो बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसको Q ऐसे रेकरिंग से डिनोट करेंगे, या कभी कभी T से डिनोट करेंगे, राइट, या ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे नंबर जो रूट के रूप में रहता है, ऐसे नंबर जो रूट में रहता है, जैसे अंडर स्क्वायर रूट में रहता है, जैसे ये √3, कुछ रूट अंडर मान लीजिए 21 लिख दिए, कुछ रूट अंडर जैसे यहाँ पर हम लिख दिए कुछ 13 लिख दिए, ठीक है। इस जो भी रूट में रहेगा, रूट से बाहर नहीं हो सकता, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे भी यहाँ पे 16 ये है नहीं है, क्योंकि 16 का 4 होता है, तो ये वाला नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं आएगा। जैसे कि हम √25 ये वाला आएगा आंसर, तो नहीं आएगा, का इसके आंसर 5 होता है, 5 जो है अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है ये। और साथ में और भी देखेंगे, जैसे पाई हो गया, ठीक है, और ई हो गया, ये सब नंबर जो होता है ना ये इरेशनल है। ध्यान देंगे कि पाई का जो वैल्यू है ना, हम लोग क्या लिखते हैं 22/7 लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं है ना, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, जानते ये इक्वल लगभग है ना, कैसा है, ये लगभग इक्वल होता है, ध्यान रखेंगे, एकदम एग्जैक्ट नहीं, कैसा इक्वल है, ये लगभग इक्वल है, ओके। मतलब कहने का कि पाई जो होता है ना, पाई कैसा नंबर है, वो इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 जो होता है ना वो रेशनल नंबर है। तो पाई का वैल्यू 22/7 कैसे होगा जी, नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि इतना करीब दोनों है ना, इतना करीब है तो दोनों में अंतर देखने को नहीं लगता है, नहीं है, इसी वजह से दोनों को हम लोग सेम मान लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों नंबर बहुत अंतर है। कहा जानता है ना कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, इरेशनल है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, रेशनल है। तो एक कैसे हो सकता है, समझे। तो लेकिन हाँ, इतना इसमें अंतर बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे 1 किलो चावल लीजिएगा आप, मान लो अब 1 किलो चावल ला रहे हैं, उसमें से एक चावल का दाना हटा लिए, तो क्या बोलिएगा, वो चावल 1 किलो में से एक दाना कम है, ऐसा नहीं ना बोलिएगा। तो इसलिए 1-2 दाना का कोई मायने नहीं रखता, इतना दोनों में डिफरेंट है, बहुत ही कम डिफरेंट है, जिसके वजह से दोनों को हम लगभग बराबर मान लेते हैं और पाई के जगह पर 22/7 यूज करते हैं, ओके, यही वजह है, ओके। लेकिन अगर बात करें हम नंबर सिस्टम में इसको जोड़ के, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, राइट, यही चीज है। ई क्या है यहाँ पर, तो ई है एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं हम लोग। और जनरल इसका जो वैल्यू होता है ना, वो 3 से जो है छोटा होता है और 2 से बड़ा होता है, और ये भी एक अपरिमेय संख्या है, एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। घातांक वगैरह पढ़ते हैं ना हम लोग, कभी घातांक पढ़े है ना, घातांक पढ़े है ना, यही घातांक है ये, ओके। पावर जो पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स, इंडाइसेस वगैरह, तो वहां पर देखने को मिलता है। ये घातांक में यूज करते हैं जनरली, एक्सपोनेंट याद रखो इसको, ठीक है। ये इन चीजों को ध्यान रखना, ये चीज ज्यादा पूछता है, ये चीज उतना देखने को आपको नहीं मिलेगा, वो हायर क्लास में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा, ठीक है। अब हिंदी से इसका एग्जैक्ट क्या बोलते हैं वो हमें मालूम नहीं यहाँ पर, लेकिन जो चीजें आपको पूछता है जनरली वो चीजों को मैंने बताया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये सारी संख्या आपको पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा सारी संख्या पढ़ा दिया। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे वास्तविक संख्या। मेन चीज हमको पढ़ाना क्या था, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं पढ़ाने के लिए हमें उन संख्याओं का इसलिए जानकारी जरूरी है क्योंकि वो सारी संख्या वास्तविक संख्या है, ठीक है। जितने भी संख्याएं, मतलब है कि जो रियल नंबर है ये रेशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर ये का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, याद रखेंगे। मतलब कहने का कि वास्तविक संख्या जो है ना,
वास्तविक संख्या में आ जाएगा आपका परिमेय संख्या और प्लस में अपरिमेय संख्या दोनों आ जाएगा। ठीक है, अगर हम परिमेय बोल दिए तो याद रखोगे, परिमेय अगर बोल दिए, अगर हम परिमेय बोल दिए, ये रेशनल, ध्यान रखेंगे, ये रेशनल बोल दिए तो ध्यान रखोगे इसमें आपका पूर्णांक आ गया, पूर्णांक भी शामिल है। ठीक है, पूर्णांक भी शामिल है, प्लस में पूर्णांक शामिल है और इसमें दशमलव वाला नंबर वो भी शामिल है। ठीक है, कैसे, जैसे कि 2 पॉइंट हम लिखते हैं 3, तो इसको 23/10 लिखेंगे तो P/Q के रूप में आया क्या, नहीं, दशमलव वाला भी आ गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और भिन्न भी आ गया इसमें, और साथ में इसी में भिन्न भी आ गया, चाहे मिश्रित भिन्न है या फिर जनरल है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2/3 ये भिन्न है। ठीक है, इस तरह। और पूर्णांक अगर बोल दिए, पूर्णांक मतलब इंटीजर। ठीक है, चीजों को हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है। इंटीजर आ गया, इंटीजर अगर आ गया तो होल नंबर आ गया, होल का मतलब पूर्ण संख्या आ गया, पूर्ण संख्या अगर आ गया तो इसका मतलब सोचो कि नेचुरल भी आ गया, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो अगर हम रेशनल बोलते हैं तो ये सारे नंबर इसके अंदर है, रेशनल, ये सब नंबर रेशनल ही आता है, और इरेशनल अलग से वो रूट वाला जो नंबर है और पाई है। ठीक है, ये ध्यान रखो, रूट वाला नंबर और पाई वाला नंबर ये इसके अंदर आ गया, मतलब दोनों मिला करके ये रियल नंबर है। अब समझ में आया कि रियल नंबर कितना बड़ा है, वास्तविक संख्या समझ में आया ना। ये सारे नंबर्स को जोड़ के रियल नंबर होता है, ध्यान देंगे। रियल नंबर को जनरली हम लोग आर से डिनोट करेंगे, राइट, आर से डिनोट करेंगे रियल नंबर को। यही रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है, वास्तविक संख्या। ठीक है, जैसे कि हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं, नंबर लाइन। अब रियल नंबर का अगर जब बात करें तो इसमें थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना होगा। हाँ, अगर हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का अगर बात करते थे तो उतनी सोच समझ करके बातें हम लोग ध्यान में नहीं रख के करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हैं, रियल नंबर, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये सारे नंबर्स है, पॉइंट डेसिमल वगैरह सब है। ठीक है, नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, सबका सब, जीरो रहे, सब रियल नंबर है, राइट। अब देखो एक चीज ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर संख्या रेखा बनाते हैं, कौन चीज है ये, संख्या रेखा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, संख्या रेखा बना रहे हैं हम। ठीक है, क्या बना रहे हैं, संख्या रेखा। बचपन में बनाए होंगे ना वो संख्या रेखा, इसको मतलब बोलते हैं नंबर लाइन, है ना। वास्तविक संख्या रेखा हम बना रहे हैं यहाँ। ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा मतलब रियल नंबर लाइन। ठीक है, रियल नंबर लाइन याद रखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देंगे कि ये संख्या रेखा है, मान लो इधर भी अनंत तक बढ़ रहा है, इधर भी अनंत तक बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर बीच में मैंने ले लिया एक जीरो, यहाँ पर जीरो ले लिया। ठीक है, शून्य लिया, और यहाँ पर क्या होगा, 1 लिया, तो यहाँ पर 2 ऐसे करके जाएगा, और यहाँ पर -1, इतना ही डिस्टेंस, इतना इधर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर -1, और इधर भी -2 ऐसे करके घट रहा है। ठीक है, तो ये संख्या रेखा में मैंने अभी क्या नजर आ रहा है आपको, एक संख्या रेखा में आपको पूर्णांक नजर आ रहा है, इंटीजर नजर आ रहा है। ठीक है, देख लो ये इंटीजर है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये इंटीजर, दो इंटीजर के बीच में, मान लो 0 और 1 है, इसके बीच में भी अनगिनत संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या का बात कर रहे हैं ना, तो अनगिनत है। ठीक है, जैसे कि आपको बोलेंगे 0 के बाद कौन सा नंबर होता है, तो आप बोलिएगा 1 होता है। 1 के बाद कौन सा नंबर होता है, तो 2। लेकिन वास्तविक संख्या की अगर बात करें तो 1 के बाद में भी इस जगह पर बहुत सारे नंबर है। यहाँ ऐसे हजारों और छोटा कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि हम लिख सकते हैं 0 के बाद 0.1, 0.001, इस तरह बहुत सारे नंबर है। 1 के बाद जैसे कि 1.01, 1.1, 1.5, आधा होता है ना जी, है, ताकि दशमलव वाला भी इसके अंदर आता है। तो वास्तविक संख्या अगर बोला जाए 1 के बाद क्या होगा जी, कौन सा नंबर आएगा, तो 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा ये नहीं पता। ठीक है, क्योंकि कुछ भी नंबर आ सकता है 1 के बाद। आप नेचुरल नंबर तो नहीं बोले ना, वास्तविक संख्या का बात हम कर रहे हैं, तो 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा वो किसी को मालूम नहीं। ओके, क्योंकि अनगिनत नंबर है। 1.1 हम बोलेंगे 1.001, कोई बताएगा 1.5, नहीं 1.3 है भाई, नहीं 1.117 है। तो 1 के बाद देखो कितने सारे नंबर आ रहा है, तो जजमेंट करना हर एक आदमी का आंसर सेम होगा जी, नहीं होगा। हाँ, ऐसा बोला जाए 1 के बाद कौन सा जो है, 1 के बाद कौन सा पूर्णांक आएगा, तब हम बोलेंगे 2 आएगा।
2 के बाद कौन सा पूर्णांक आएगा, तो 3 आएगा। लेकिन 1 के बाद कौन सा वास्तविक संख्या आएगा, रियल नंबर आएगा, तो उसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि इसमें अनगिनत संख्याएं होती है। 1 और 2 के बीच में आपको अनगिनत संख्याएं मिलेंगी जो वास्तविक संख्या है, राइट। तो इसलिए ध्यान देंगे कि वास्तविक संख्या अगर बोला जा रहा है तो 1 के बाद 2 नहीं बोल देना भाई। 1 के बाद 1.1, 1.001 मतलब अनलिमिटेड है, ठीक है। और ये चीजें पूछता है कि 3 और 4 के बीच में 10 गो जो है परिमेय संख्या निकालो भाई, 5 गो परिमेय संख्या निकालो। आप 9th में या 8 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये हमने बताया आपको वास्तविक संख्या का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं बुक्स में, ठीक है, और बुक का जो है कुछ कॉन्सेप्ट कराते हैं 10th क्लास एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर। ओके, देखिए बने रहिए चैनल पर, आप देखते रहिए वीडियो लगातार, आपको मिलते रहेगा एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन में नो एनी चार्जेज, समझे, आप फायदा उठा सकते हैं। समझ में आया ना कि ऑनलाइन में नो एनी चार्जेज। ओके, आए समझ। अब हम एक टॉपिक चलते हैं यहां पर लेके के गुणनखंड, यहां पर लेके चलते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ये क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडन। ओके, इसी को इंग्लिश में अगर हम लिखें तो इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पर जेड लिखिए या एस लिखिए, दोनों सही है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले भाई देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन देखने से पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्या के बारे में, मैंने बात किया आपको, कौन सा नंबर भाई, नेचुरल नंबर। तो उसमें क्या था देखो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 यहाँ लिखना था हमें, 9 था, 10 था, 11 था, ऐसे करके बोल सकते हैं। 11 था, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे करके चल रहा है। अंत तो नहीं होगा ना भाई, अंत हम तो नहीं खोज सकते ना, प्राकृतिक संख्या का अंत होता है कभी, हाँ एक तरफ होता है, एक तरफ इस फिक्स है। चलो यहाँ से स्टार्टिंग फिक्स है, लेकिन आगे कितना होगा बड़ा छोटा नहीं पता, सबसे छोटा वाला पता, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान दो कि ऐसा संख्या जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है, भाग होता है, विभाजित होता है। तो ऐसा कौन कौन संख्या है देखो, जिसका 2 गुणनखंड है, ठीक है। ऐसा संख्या जिसका, देखो यहां लिख दे, ऐसा संख्या नंबर जिसका नहीं लिख के यहाँ जो लिख देते हैं, जो स्वयं मतलब खुद से, स्वयं एवं 1 से क्या हो, विभाजित हो विभाजित हो। इंग्लिश वाला घबराए नहीं, उसको भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसी को मैं ट्रांसफर करके अ नंबर which is divisible by a number which is divisible by 1 and itself only, 1 and itself only। एक ऐसा नंबर जो 1 या खुद से विभाजित होता है, वह संख्या क्या कहलाता है, वह संख्या यहां हम लिख रहे हैं, वह संख्या कहलाता है अभाज्य संख्या, ठीक है। हम यहाँ बता रहे हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। आप साइड से लिख सकते हैं इन चीजों को, यहाँ पर एक नोट, एक टॉपिक यहाँ पर बना करके छोटा सा स्टार बना के, कौन सा, अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या ही नहीं जानोगे तो अभाज्य गुणनखंड कैसे। ओके, तो देखो ये अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होता है, इसको छोड़ के किसी से विभाजित होबे नहीं करेगा, समझे ना, केवल, है ना, जो केवल यहाँ लिख दो, है ना, केवल स्वयं और 1 से विभाजित होता है ना। ये नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, द नंबर इज कॉल्ड अभाज्य संख्या, यानी इंग्लिश से अगर बात करें तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ओके, तो यहां पर देखो हम प्राइम नंबर, ये प्राकृतिक संख्या लिखे, प्राकृतिक संख्या में से ही प्राइम नंबर निकलता है, कहीं दूसरी जगह से नहीं, राइट, ध्यान देंगे। प्राकृतिक संख्या में से ही आउट ऑफ हमको क्या निकालना है, प्राइम नंबर निकालना है। तो देखो 1 नहीं होगा भाई, है ना, 1 तो एक को है अकेले, तो नहीं होगा। तो यहां से देखिएगा ये नंबर,
ठीक है, ये 1 नहीं, ध्यान देंगे। ये 2, देखो 2 किससे किससे कटता है, एक 1 से कटेगा 2 से, और 3 किससे कटेगा 1 से और 3 से। 4 किससे कटेगा 2 से, 1 से और 4 से। तो ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि 9 जो है ना 1, 3 और 9 तीन नंबर से कट रहा है भाई। 2 ही नंबर से कटना चाहिए, एक और एक खुद से, इसको छोड़ के किसी दूसरे से नहीं। 2 नंबर से कटना चाहिए, 1 नंबर से भी नहीं और 1 से ज्यादा, सॉरी 1 नंबर से भी नहीं और 2 से ज्यादा नंबर से भी नहीं कटना चाहिए, तब बोलेंगे उसको हम अभाज्य संख्या। ओके, ध्यान रखेंगे इस बातों को। 11 होगा, यस होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 18 नहीं होगा भाई। इस तरह करके हम बात करें तो 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, ठीक है, और 37 होगा, और 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा। इस तरह करके बहुत सारे नंबर्स हैं। ओके, तो यही है अभाज्य संख्या, और हम बताने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर पहले से आपको अभाज्य संख्या पता है तो इन चीजों को मत नोट कीजिए, और अभाज्य संख्या के बारे में नहीं पता है तो वो इन चीजों को नोट कीजिए। पता था लेकिन भूल गए तो नोट कर लीजिए, रिवीजन हो गया है ना। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड माने किसी भी संख्या को गुना के फॉर्म में लिखेंगे, उसके अभाज्य नंबर का गुना लिखेंगे, खाली अभाज्य नंबर को दिखाएंगे, समझे। किसी भी संख्या को गुना के फॉर्म में लिखेंगे और उस गुना के फॉर्मेट में खाली अभाज्य नंबर देखने को मिलेगा, उसी को बोलेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। I deliver the lecture both languages, हिंदी एज वेल इंग्लिश, राइट। तो नो एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर बाइलिंगुअल चल रहा है भाई। तो देखो मैंने क्या टॉपिक बताया, अभाज्य गुणन खंडन। ओके, खंडन मतलब गुणन, खंडन मतलब गुना के रूप में काट काट के लिखना। गुणन मैंने गुना और खंडन मैंने काटेंगे और वो नंबर जो लिखेंगे तो सब नंबर अभाज्य दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग इंग्लिश से प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, यही को बोल रहे हैं हम लोग क्या चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया ना। जैसे एग्जांपल दे रहे थे हम लोग यहाँ पर, ध्यान दो। जैसे मान लो कि हमने लिखा 16, तो 16 को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिएगा कि 16 का फैक्टराइज करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइज। तो किससे कटेगा जी, ट्राई जब भी करोगे ना, 2 से करोगे, 3 से करोगे, 5 से करोगे, 7 से करोगे, और 7 के बाद आता है नंबर 11 का 13, 17, 20, ये 19 भी आता है, फिर 23 आता है। इस तरह का नंबर से खाली अभाज्य संख्या से ही आप चेक करिएगा, सबसे छोटका से शुरू करिए। जब तक छोटका से कटने बंद ना हो जाए तब तक उसके बाद वाला से चेक नहीं करिएगा, समझे ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हमको स्मॉलेस्ट वाला लिखना है, अभाज्य संख्या लिखना, दूसरा नहीं। यहाँ 2 से चेक करो, 2 से कट रहा है, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट रहा है, 2 4 जा 18। मैंने डिवाइड दे रहे हैं मन में और उसका आंसर ठो लिख रहे हैं, कोई सेंट ठो लिख रहे हैं, अब भागफल ठो यहाँ लिख रहे हैं। ओके, फिर 2 से कट रहा है, ये कट गया, फिर यहाँ 2 से कटाओगे तो ये कट गया। इसको नहीं लिखना है, याद रखिएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है 1। ओके, तो ये देखो कितना सारा नंबर आया, 60 को लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 4 ठो 2 आया, ठीक है। तो देखो अभाज्य संख्या खाली आया, अभाज्य संख्या का गुना फॉर्मेट में लिखा 16 को, इसी को बोलते हैं 16 का अभाज्य गुणनखंड, यानी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। ओके, इसी को हम और भी लिख सकते हैं कि एक बार 2 लिखो और कितना सारा 1 2 3 4 को है तो पावर में 4 दीजिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, राइट। फिर और एग्जांपल देख लो, एक नंबर मान लो, 2 नंबर मान लो, मैंने यहाँ लिखा 120, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 120 का हम कर रहे हैं, इस जगह पर 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, थोड़ा ये लिख दिया। तो 120 2 से कट रहा है, कटाइए, 120 का आधा 2 से कट रहा है तो 60 होगा, फिर 2 से कट रहा है 30 होगा, फिर 2 से कट रहा है 15 होगा, अब नहीं कट रहा है तो 3 से चेक करो 5 होगा, 5 से कटा 1 होगा, 1 को नहीं लिखना है। इधर क्या आया देख लो, तो इसका आंसर आया 2 into 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है। अब जिसका रिपीटेशन है उसको एक बार लिखो, इसका पावर में कितना रिपीट हो रहा है, कितना टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स, तो 3 पावर लगा दो, 3 कुछ नहीं है तो पावर में 1 लगा सकते हो और 5 में 1 लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो इस तरह करके मैंने 120 का अभाज्य गुणनखंडन किया। अभाज्य गुणनखंडन को सीखना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है ना एलसीएम और एचसीएफ को है ना आसानी से कर पाओगे। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को जानने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, विभाजन विधि है,
लेकिन विभाजन विधि से नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से बहुत ही आसानी से दोनों हम एक साथ कर सकते हैं एट ए टाइम में। नहीं तो विभाजन विधि से आप अलग अलग मेथड, दोनों के लिए अलग अलग टाइम वेस्ट करना पड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर गुणनखंडन विधि का इस्तेमाल करेंगे, जो बहुत ही आसानी से चुटकी ऐसे बजाएंगे ना तो आंसर आएगा। और विभाजन विधि में आपको टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, और हमें टाइम का जरूरत है। और एग्जाम में लिख भी देता है, 10th क्लास का एग्जाम में लिख देता है विभाजन विधि का प्रयोग करें, राइट, सॉरी अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करें, ये लिख देता है। विभाजन विधि भी होता है और अभाज्य गुणनखंड विधि भी होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई किया और इसी चीज को यहाँ पर हमने लिख दिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य नंबर को लिखा और बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल दिया, जो रिपीट हुआ उसका पावर लिखा कितना बार रिपीट किया, और जो नहीं रिपीट हुआ सिंगल है उसको मैंने ऐसे लिखा 120 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, ये चीजें हैं, ये ध्यान रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। ठीक है, तो ये चीजें आप बचपन से भी पढ़ रहे हैं, 5th क्लास से ही। ठीक है, अभी का सिलेबस में है क्या नहीं पता, हम लोग के सिलेबस में ये 5th क्लास से स्टार्ट था चीजें, अभाज्य गुणनखंड, जो मैंने 5th क्लास में इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक्स में या जेसीईआरटी जो भी चला रहा है स्टेट में। तो पहले तो एनसीईआरटी ही चलती थी, अभी झारखंड का जेसीईआरटी चल रहा है। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एलसीएम और एचसीएफ, पहला चैप्टर क्लास 10th का। ठीक है, ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। ये एक क्वेश्चन आएगा, एक कंफर्म, ओके ध्यान दो। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एलसीएम और एचसीएफ। देखो एलसीएम वैसे आपको निकालना नहीं बोलेगा, ऐसा क्वेश्चन देगा ना कि आप बिना एलसीएम करके नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, उसमें अपने आप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एलसीएम का मीनिंग क्या हो रहा है ये पहले समझ लीजिए। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म इसका होता है हाईएस्ट, इसको जीसीडी भी कह सकते हैं हम लोग, इसको कभी कभी एचसीएफ को हम जीसीडी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं, हो सकता है कि आपको ये नाम नहीं पता, लेकिन जीसीडी भी इसका नाम होता है, इसका भी फुल फॉर्म मैं बताऊंगा। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये होता है। और जीसीडी के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ओके, ये भी बोल सकते हैं एचसीएफ को, ग्रेटेस्ट में हाईएस्ट हुआ और कॉमन डिवीजर है, यहाँ पर फैक्टर है, फैक्टर में डिवीजर डिवाइड करेंगे तभी फैक्टर होगा जी, ऐसे फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर में टूटेगा। ठीक है, अब इंग्लिश से इस चीजों को याद कर लो, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम तो आप जानते हैं ना मन में, लघुत्तम समापवर्तक होता है ना, इसका क्या होता है, इसका क्या लिखते हैं हम लोग, लघुत्तम, है ना, कैसे लिखते हैं, लघुत्तम, लघुत्तम समाप, लघुत्तम समाप वर्त्य, वर्त्य है ना, ऐसे होता है लघुत्तम समाप वर्त्य। मेरी हिंदी में नहीं आ रहा भाई, देख लेना, समाप्य, समाप्य वर्त्य ऐसे लिखाता है, देख लेना थोड़ा, समाप्य वर्त्य। और इसका होता है महत्तम समापवर्ती, समापवर्ती जो भी होगा देख लेना, क्योंकि मुझे हिंदी से बहुत पहले से पल्ला पड़ा था बचपन में, तो उतना चीजें याद नहीं रहा, लेकिन अभी जब अपर क्लासेस में गया तो मैं बोला कि केवल इंग्लिश पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पर, तो थोड़ा ज्यादा पल्ला जिसका पढ़ा है ना वो चीजें दिमाग में फटाफट याद रहता है, राइट। और जो उसका मैंने पल्ला बहुत कम पढ़ा हिंदी का जैसे मेरा, तो थोड़ा सा आप खुद से लिख लो, ये बुक्स में लिखा हुआ है। लघुत्तम इसका महत्तम होता है, ये ध्यान रखो, महत्तम, महत्तम। ठीक है, समापवर्त्य समझ में आया ना। तो इन चीजों को देखते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे हम करोगे, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, देखो मतलब जानना जरूरी है। ठीक है, तभी कैलकुलेशन कर पाओगे। तो इसका मतलब होता है वह संख्या जिसे या जिसको, यहां देख रहे हो, वह संख्या जिसको, है ना, जिसको दिए गए दो या अधिक
संख्याओं द्वारा विभाजित करता है। ठीक है, तो वह संख्या जिसको दिए गए दो या अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित करता है। विभाजित का माने डिवाइड होता है भाई। ठीक है, डिवाइड होता है। और संख्या का मतलब नंबर होता है, तो इसका हिंदी को जरूरी नहीं है, आप खुद से लिख लेंगे। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन टू और मोर नंबर्स। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर देखो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे वह संख्या जो, यहां देखो, यहां लिखेंगे जिसको डिवाइड करता है, और यहां लिखेंगे जो दिए गए दो या अधिक संख्या को विभाजित करे ना, विभाजित करता है। ये जो संख्या है वही विभाजित करता है दिए गए संख्या पर। यहाँ पर जो संख्या दिया गया है वो किसी दूसरा या दो या तीन चार संख्या के द्वारा ये इसको विभाजित करता है। यहाँ पर ये विभाजित करता है, आंसर ठो दिए गए संख्या को विभाजित करता है। यहाँ पर आंसर को दिए गए संख्या के द्वारा विभाजित किया जाता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे एग्जाम्पल का बात करें हम दोनों के लिए, दोनों का कॉमन एग्जाम्पल लेंगे एक हम। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर ले लें एक नंबर, जैसे कि यहाँ ले लें हम कुछ 16 और यहाँ ले लें हम 24। ये दो नंबर निकाला। अब दोनों का हम ऐसा नंबर निकालेंगे जैसे मैक्सिमम, देखो, और यहाँ पर लिख देंगे वो छोटा से छोटा संख्या, वह छोटा से छोटा है। ठीक है, ये एक जगह ध्यान देना, वह छोटा से छोटा संख्या, और यहाँ पर वह बड़ा से बड़ा संख्या हो जाएगा, बड़ा से बड़ा संख्या हो जाएगा। ये अंतर है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, इसका जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करा तो इसमें क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। ओके, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आएगा। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 3 आप कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बता दिया। अब देखो एलसीएम जब निकालेंगे हम इन दोनों का, तो देखो एलसीएम जब निकालेंगे इसका इसके बीच का, तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्राइम फैक्टर का नंबर हमें दोनों में से किसमें मिल रहा है, सबसे ज्यादा उसको लेना है। ठीक है, सबसे ज्यादा वाला, कम वाला एकदम नहीं लेना है। दोनों में अगर चीजें सेम है तो ज्यादा वाला लेंगे। हाँ, दोनों में अगर नहीं मैच कर रहा है तो किसी एक में है तो उसको भी ले लेंगे, है ना, बड़ा वाला। एलसीएम हमेशा होता है ज्यादा वाला। ठीक है, ज्यादा। और इसमें होता है जो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन मतलब क्या होता है जी, साझा हो, तो जो दोनों में कॉमन हो बस उसी को लेना है, जो दोनों में कॉमन हो। और इसमें ज्यादा वाला, ठीक है, जिसमें ज्यादा है, और किसी में एक में है तो पूरा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 का हम सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर अगर एलसीएम निकालते हैं तो हम 2 का सिलेक्शन करना चाहेंगे। तो 2 यहाँ पर 1 2 3 को है, और यहाँ 1 2 3 4 को है, तो 4 को वाला 2 लेंगे। 4 को ले लिया हम, है ना, 2 पर 4 लिखे मैंने, 4 को वाला लेंगे गुना। फिर 3 का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर 1 को है, और यहाँ पर 0 को वाला नहीं लेंगे, 1 को वाला, समझे, 1 को वाला। फिर और कुछ रहता है, इसमें रहता है, इसमें नहीं, तो उसको लेना है, क्योंकि उसमें है 1 को है, इसमें नहीं है, सर ज्यादा वाला लेंगे, तो इसमें ज्यादा है, 1 तो ज्यादा हुआ जी। तो बस ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो इसका आंसर होगा 48। इसका आंसर होगा 48, है ना। 48 जो आंसर है 48। तो देखो ये नंबर ऐसा नंबर है जो ये 16 भी इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है, और ये जो 24 है ये भी इसको विभाजित कर रहा है। दोनों से भाग देंगे तो दोनों विभाजित कर रहा है। वही लिखे कि वह संख्या, देखो यही बड़ा छोटा से छोटा संख्या, छोटा में इससे बड़ा करोगे ना तो 96 भी दोनों विभाजित करेगा। देख लो करेगा क्या, नहीं। तो सबसे छोटा से छोटा संख्या है ना, क्या होगा यहाँ पर, सबसे छोटा संख्या जो 16 और 24 दोनों विभाजित करता है, ठीक है ना, दोनों विभाजित करता है, या लिख दीजिएगा विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखो है ना, 48 सबसे छोटा संख्या है जो दोनों 16 और 24 दोनों उसको विभाजित करता है, यही लिखे थे।
वह छोटा से छोटा संख्या जिसको मतलब इसको 44 को दिए गए दो या अधिक संख्या के द्वारा विभाजित किया जाता है या करता है ना, इसको एलसीएम बोलेंगे। ये दोनों का, इसका ये दोनों का, समझे? यही एलसीएम का फंडामेंटल सिस्टम है। कौन सा मेथड से? ये गुणनखंडन विधि के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, हम अब इसी चीजों को एचसीएफ निकालते हैं यहीं पर हम, ठीक है? ये क्लियर हुआ? हम एचसीएफ निकाल रहे हैं यही चीजों का। अभी देखो फैक्टराइजेशन दोनों में एक ही तो करना है, बार बार नहीं करना है। यही फैक्टराइजेशन दोनों के लिए काम करेगा, तभी तो हम लोग यहाँ पर मेथड यूज किए, समझे क्या? नहीं? हाँ, तो अब देखो एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है जी? एचसीएफ। तो मैंने बोला कि जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसका वाला फैक्टर में और इसका वाला फैक्टर में कॉमन क्या है जी? 2 कॉमन है। हाँ है। इसका 2, हाँ ये कॉमन है। ये 2 कॉमन है, कॉमन है। ये 2 कॉमन, अब तो 2 दिख नहीं रहा है यहाँ, तो कॉमन नहीं है। ये कॉमन इसमें है, नहीं है, तो सिर्फ कॉमन वाला 3 को 2, इसमें 3 को 2 दिख रहा है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या दिख रहा है? तो 2 को 2 का पेयर लगा तो 1 को लेंगे, दूसरा दोनों 2 का पेयर लगा तो 1 को लेंगे, और जोड़ा लगा इसका तो इसका जोड़ा ठो लेंगे। तो 3 ठो जोड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर जोड़ा में से 1 को लेना है। जिसका जोड़ा लगता है, जोड़ा नहीं लगेगा तो उसको नहीं लेंगे। अब 3 को रहेगा तो ट्रिपलेट लगेगा, 3 को तीनों में होना चाहिए, दिखाएंगे उसको भी। तो इसका आंसर होगा 8। अब देखो 8 एक ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर। 8 देखो क्या लिखे हैं? सबसे बड़ा नंबर। जो मतलब ये 8 एक ऐसा नंबर है सबसे बड़ा। इससे छोटा अगर बात करें तो 4 भी होता है, 2 भी होता है, ठीक है? 4 भी होता है, 2 भी होता है, इससे छोटा। जो इन दोनों को विभाजित करे, देखो 8 दूनी 16 और 8 3 24, देखो 8 से विभाजित कर रहे हैं हम, है ना? किससे? 8 से 16 को विभाजित करेगा 24 को, दोनों कटेगा जी 8 से। हाँ, लेकिन 8 से बड़ा कोई नंबर आप दिखा दो तो, कोई 8 से कोई एक बड़ा नंबर दिखा दो जो दोनों को एक साथ कटाएगा। है कोई ऐसा बड़ा नंबर 8 से बड़ा? नहीं है। तो यही 8 सबसे बड़ा नंबर है, जो दिए गए 2 नंबर को या 3 नंबर को एक साथ डिवाइड कर रहा है, समझे? एक साथ दोनों नंबर का, ठीक है? यही कॉमन हुआ ना, 8 इसमें सबसे बड़ा कॉमन हुआ, जो दोनों को एक साथ विभाजित करे। हाँ, इससे छोटा बात करेंगे तो 4 भी दोनों को करेगा और 2 भी करेगा, लेकिन सबसे बड़ा का यही है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या मीनिंग है, समझे? ये कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखेगा आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 10th एग्जाम के लिए तो ये पूरा एकदम चैप्टर वे है जी, उसमें तो पूरा एकदम, ये तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अमृत है, समझे? ये देख लो। तो हम जिस ढंग से बताया उसी ढंग से आप कॉपी करेंगे। थोड़ा मैंने ये करके लिख दिया है, ठीक है? सेपरेट नहीं किया चीजों को, अभी और बताएंगे ना और क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू से वेरीफाई करा रहा था, है ना? डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करा रहा था, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू से दोनों को वेरीफाई कराया। अब देखो ना, क्वेश्चन बताते हैं आपको एलसीएम और एलसीएम का। देखिएगा, कभी जिन देखो कोई भी नंबर हम दे देंगे यहाँ पर, जैसे कि मान लो बुक से देते हैं, ठीक है? बुक का देते हैं, क्योंकि हमें तो एग्जाम में बुक का ना पूछेगा जी, है? देखिए ये 10th क्लास का वास्तविक संख्या है, बोलिए 10th क्लास का ये वास्तविक संख्या है, चैप्टर नंबर पहला, ठीक है? 10th क्लास एनसीईआरटी का बुक है, दिख रहा आपको, ठीक है? ये 10th क्लास का गणित है, और इसका मैं सारी चीजें बताऊंगा, हिंदी रहे या इंग्लिश रहे। तो देखिए यहाँ पर जो आपको चैप्टर पहला वास्तविक संख्या है, इसमें हम लोग एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ का बात किए थे, वो भी कौन सा विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है? देखो एग्जाम्पल भी बताएंगे, हर एग्जाम्पल को आप देखिए। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 का कॉन्सेप्ट अभी हम बताए नहीं है। देखो क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, तो कुछ नंबर से रिलेटेड है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 देखो यहाँ पर, ठीक है? यहाँ क्या लिखा है 2 में? देखो कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो लिखा है, बढ़िया से देख सकते हैं आप, ठीक है? क्या है यहाँ? 6 है और 20 है, ठीक है? ये हो गया। फिर देखो एग्जाम्पल 2 नंबर अगर बात करें, यहाँ पर देखो लिखा है कि संख्या 3 नंबर है ना, कौन कौन सा संख्या दिया है? तो यहाँ पर 3 नंबर में 96 है ना, 3 नंबर में कौन दिया है? देख लो 96 और 404 दिया है। थोड़ा दिख नहीं रहा, आप अपना बुक से देख लीजिएगा, है ना? फिर इसी तरह करके है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 अभी हम स्किप कर रहे हैं, उसको बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर हम 2 बता रहे हैं, एनसीईआरटी का उदाहरण, ठीक है? हर क्वेश्चन को बताएंगे, आप मत बोलो उदाहरण, सब उदाहरण नंबर हम यहाँ 2 बता रहे हैं। 1 को अभी स्किप कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, ठीक है? तब जब तक हम कॉन्सेप्ट ना बताएंगे ना, तब आपको नहीं बताने वाले हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन?
बोल रहा है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालें। इसका हमको क्या निकालना है? LCM एंड HCF। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। तो वही चीज करेंगे। सबसे पहले 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा जी? 2 इंटू 3, और 20 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या चीज? HCF या LCM। क्या निकालना है? तो जो पहले लिख सकते हैं ये निकालना है। तो इसमें कॉमन देखो क्या है? HCF मतलब क्या है? तो कॉमन हायर। देखो ये 2 कॉमन मिल रहा है, जोड़ा, और बाकी कोई है नहीं, तो फिर 2 में से एक जोड़ा में से एक बोलेंगे, यही हो गया इसका आंसर। ओके, 2 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को एक साथ कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए फैक्टराइजेशन किए तो करने के बाद हमें 2 आंसर आया। तो 2 सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 20 को एक साथ विभाजित करता है। इससे बड़ा कोई नंबर एक ढूंढ के दिखाइए तो, जो 6 और 20 को एक साथ विभाजित कर दे, तो ऐसा कोई इससे बड़ा नंबर नहीं मिलेगा, समझे? इसीलिए इसको बोलेंगे हम एचसीएम। अब एलसीएम का जब बात करें ना हम एलसीएम का, तो देखो सब 2 का सिलेक्शन करेंगे तो 2 इसमें 1 को है, नहीं लेना है, इसमें 2 को है, दोनों ले लीजिए इसका। इंटू इसमें 3 है, इसमें नहीं है तो इसको लेना है। इसमें 5 है, इसमें नहीं है तो इसको लेना है। जो कॉमन है तो इसका काउंटिंग करके नहीं लीजिएगा, एक एक वाला लेना है, लेकिन ज्यादा वाला लीजिएगा, समझे? नहीं है तब तो उसमें 0 गो है और दूसरा में 1 गो है, तो 1 गो वाला ज्यादा हुआ ना, ये समझो, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 दूनी यहाँ के 6 और 5 दूनी के 10, ये 60 इसका हो जाएगा नंबर। 60 का क्या मीनिंग है कि ये 60 सबसे छोटा नंबर है। 60 सबसे छोटा नंबर है जो नहीं, जिसको ये 6 और 20 विभाजित एक साथ कर रहा है। 6 और 20 एक साथ 60 को विभाजित कर रहा है। इससे बड़ा नंबर 120 को भी तो 6 और 20 से विभाजित करेगा, इससे बड़ा 240 को भी करेगा, लेकिन इससे छोटा है ना, 60 से छोटा, इससे छोटा कोई नंबर ऐसा ढूंढ के दिखाइए जो 6 और 20 एक साथ विभाजित कर दे। तो 60 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 6 और 20 एक साथ उसको विभाजित कर सके, है क्या? दिखाइए, नहीं है। सबसे छोटा नंबर 60 होगा। सबसे छोटा वही था, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, समझे? लघुत्तम एकदम सबसे छोटा, और इसमें हायर मैंने सबसे बड़ा का, ये दोनों को डिवाइड करेगा। ये डेफिनेशन में मैंने लिखाया है, समझे? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। और भी क्वेश्चन सिलेक्ट देखते हैं इसका, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 3। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 3 जी? इसको करते हैं डिलीट। तो हमें करना है एलसीएम। वैसे भाषा लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, भाषा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ 3 नंबर बता रहे हैं, उदाहरण, ठीक है? क्वेश्चन लिखा है 3 नंबर में, कहाँ है जी? हाँ, 3 नंबर में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लिखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 एंड 404 है ना, ये दोनों नंबर का हमें निकालना है। एलसीएम एंड एचसीएफ, आगे पीछे किसी को भी कभी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है ना, ये ध्यान रखो, ये निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जी, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करेंगे हम यहाँ, तो सबसे पहले 96 को फैक्टर करेंगे और 404 को फैक्टर करेंगे। हाउ टू फैक्टर इट, कैसे आप करोगे? अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से कट रहा है 96, कट रहा है, कितना होगा जिसका आधा? 96 का आधा 48, 48, फिर इसका आधा 24, इसका आधा 12, इसका आधा 6, इसका आधा 3, और फिर 3 से कटा हुआ तो मैंने इसको नहीं लेना है। तो इसका क्या हो गया? 2 इंटू कितना हो गया? 1 2 3 4 5 गो 2 हो गया जी, देख लो, है ना? समझे? 5 गो 2 हो गया, 2 1 2 3 4 5 हो गया, और 3 हो गया 1 गो, ठीक है? 3 हो गया 1 गो, समझे? और इसका भी करते हैं उसी तरह फैक्टराइज, है ना? 404 का फैक्टराइज यहाँ कर लेते हैं हम लोग, इस जगह पर 404, इसका फैक्टराइज करो। गजब का टेढ़ा हो गया जी, जगह कहाँ मिलेगा ना लिखने का। तो इसका फैक्टराइज आप अपने कॉपी में रफ पर कहीं भी कर लेंगे, तो मैं यही कर रहा हूँ। 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, कटाओ, तो कितना हो जाएगा? 202, फिर 2 से कटाओगे तो 101। अब कटेगा जी, किसी से कटेगा? 101 नहीं, ये अभाज्य संख्या है, तो इसी से कटेगा ना, ये 1 होगा। अभाज्य संख्या थोड़ा किसी से कटता है, 1 और खुद से छोड़ के। तो ये आया आंसर इसका 2 इंटू 101, समझे? तो हमें निकालना है एचसीएफ, मान लो। तो कॉमन में कौन मीट कर रहा है? जोड़ा किसका लग रहा है? 2 2 का जोड़ा,
एक जोड़ा 2 में से एक गो, फिर दूसरा जोड़ा 2 में से एक गो, आंसर हो गया 4। ये सबसे बड़ा का नंबर जो ये दोनों को एक साथ विभाजित करेगा। दूसरा एलसीएम निकालोगे इसका, क्या चीज भाई, देखो एलसीएम, समझे क्या नहीं, एलसीएम, एलसीएम निकालोगे तो सबसे ज्यादा 2 किसमें है जी, इसमें है, क्या को है, 5 को 2 है, 2 पर पावर 5 लिख दो एक बार में, इसका वाला 2 मत लीजिए तब। फिर देखो 3 है इसमें, है एक गो, ठीक है। उसके बाद 101 इसमें है, इसको ले लो, सबको गुना, 2 पर पावर 3 कितना होता है जानते हैं, सॉरी 2 पर पावर 5 मैंने 32, और इसको गुना करेंगे 3 से और गुना करेंगे 101, तो 32 दिया कितना होगा जी, 96 होगा, और गुना करेंगे 101, इसको गुना कर दीजिए, है ना। तो कैसे करेंगे, 96 एका 96 की 6, हाथ बचा 9, 96 से गुना करिए, 96 एका 96 की 6, हाथ बचा 9, फिर 0 है, एक जोड़िएगा तो 96 का 96 ही होगा, फिर 96 एका 96, है ना। तो आंसर हो गया 96, गजब का गुना था, है ना। देखिए गुना कैसे करिए, इस तरह करके आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि HCF जो निकाला मैंने उसका आंसर देखो यहाँ पर है 4 है, देखो है ना, यहाँ 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है आंसर यहाँ पर, ठीक है, ये 4 है। और देखो LCM जो निकाला देखो लास्ट में 96 है, देखिए 96 दिख रहा है, तो ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा, आप अपने बुक से देख लीजिएगा। तो इस तरह करके मैंने HCF और LCF का कॉन्सेप्ट बताया, और भी एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है सब बताऊंगा मैं, और साथ एग्जाम्पल में जो बचा हुआ है आप खुद प्रयास कर सकते हैं आगे, और कमेंट करिए अगर नहीं बनता है तो तुरंत, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को आपको बताएंगे स्पेशलिस्ट, और साथ में बाकी हम नहीं भी आप कमेंट करोगे फिर भी सब क्वेश्चन हम यहाँ पर बताएंगे, राइट।